हेलो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? जय श्री राम, सत श्री अकाल। आज मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट कराता हूँ। ये टॉपिक है जो चर्चा में है। कल भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट का टोटल 75th ईयर्स में उन्होंने प्रवेश किया था। 75th ईयर्स में मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और कल 28 जनवरी 2024 को 74 ईयर कंप्लीट हो गए और 75 ईयर में मतलब एंट्री कर गई। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्यों जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में क्या क्या काम करता है, या सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए मुद्दे चर्चा में जो बने हुए हैं। ये यूपीएससी और देश के किसी भी हिस्से की किसी भी पीसीएस एग्जाम, मतलब जिससे एसडीएम, तहसीलदार और ये डीएसपी बनते हैं, वो कोई भी एग्जाम हो या यूपीएससी का पेपर हो, उस सभी की जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या अन्य कोई भी आम भारतीय जो भी थोड़ा सा इन चीज़ों में दिलचस्पी रखता है, उन सभी के लिए ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट कराता हूँ सबसे पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो 75th ईयर स्टार्ट हुआ उसके बारे में बेसिक बताता हूँ। जो 28 जनवरी है, 28 जनवरी को भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 75वें वर्ष में प्रवेश किया और इनकी जो मतलब की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950। और जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो इस समय नई दिल्ली में काम करता है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली मतलब देश की राजधानी के अंदर है सुप्रीम कोर्ट। आपने सुना होगा एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हर जिले में, जैसे गंगानगर जिले में गंगानगर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जबलपुर के अंदर जबलपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इंदौर के अंदर इंदौर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। हाई कोर्ट का मतलब होता है कि हर राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होता है, नॉर्मल माना जाता है। हालांकि इसका अपवाद भी हो सकता है, जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान का हाई कोर्ट है, एमपी के अंदर एमपी का हाई कोर्ट है, पंजाब के अंदर पंजाब का हाई कोर्ट है, और हरियाणा के अंदर हरियाणा का हाई कोर्ट है। उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया का एक ही होता है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है और वो है नई दिल्ली के अंदर। तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कैसे स्थापना हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे ओरिजिनेट कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको हमें पता ही है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, उससे पहले माना जाता है 300-400 वर्षों तक हमारे देश के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी सरकार ने हुकूमत की थी, और भारत एक 200, 250, 300 साल तक एक गुलाम देश के रूप में काम करता था। गुलाम देश, गुलाम था हमारा देश, गुलाम था, जिसको इतिहास में उपनिवेश भी बोला जाता है। उपनिवेश, उपनिवेश था, और उसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉलोनी, कॉलोनी। और हम ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी। तो जो ब्रिटेन के लोगों ने हमारे यहाँ पे रूल किया, तो उस रूल से ज़्यादा उनको मुनाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों को फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को गुलाम बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से धन को लेकर लंदन में लेके जाया जाए, इसके लिए उन्होंने काफ़ी व्यवस्थाएं स्थापित की थी। उसी व्यवस्था में से एक व्यवस्था स्थापित की थी उन्होंने, न्यायपालिका की। न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका था जुडिशरी। इस जुडिशरी को सबसे पहले उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के रूप में जो स्थापना की थी, माना जाता है कि 1773 का उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया था। जो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक क्रम पढ़ते हैं उसमें भी सबसे पहले अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। नाम में ही है कि रेगुलेट करने के लिए, भारतीयों को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। उस एक्ट के तहत माना जाता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, कलकत्ता। ठीक है। और उसके बाद ऐसे चलते चलते उन्होंने फिर सन 1800 में और 1823 में भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। सन 1800 में मद्रास में, 1823 में बम्बई की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। माना जाता है कि एक समय ऐसा था भारत के अंदर 3-3 सुप्रीम कोर्ट काम करते थे। कलकत्ता में अलग करता था, बम्बई में अलग करता था, और मद्रास में अलग करता था। और इन तीनों जो सुप्रीम कोर्ट थी, इनकी अपनी अपनी एक सीमाएं थी। एक किस किस एरिया में, जैसे कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता का, आज का बंगाल, आज का बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र के लोगों को देखता था। मद्रास का जो सुप्रीम कोर्ट था वो मद्रास के एरिया को काउंटर करता था। बम्बई का जो सुप्रीम कोर्ट था वो बम्बई के क्षेत्र के लोगों का मामले को सॉर्ट आउट करता था। लेकिन जब 3-3 सुप्रीम कोर्ट थे, तो इसी उसके बाद हमारे देश के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा जब शोषण कर लिया, न्यायपालिका इतनी खर्चीली थी, जहाँ पे किसी को कोई न्याय मिलता ही नहीं था, क्योंकि इन तीनों सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो
सुपर सुपर सुप्रीम कोर्ट था वो लंदन के अंदर था, वहां तक हर भारतीय पहुंच ही नहीं पाता था। वैसे ही तो भारतीयों के लिए कुल मिला के भाव ये था, नाम नाम का न्याय था, किसी को कोई न्याय नहीं मिलता था, न्याय सिर्फ उसी को मिलता था जिसको ब्रिटेन सरकार चाहती थी। साफ सीधी सी बात इतनी थी। उसके बाद क्या, जब भारतीयों को ये बात पता चलता है, भारतीयों को लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है, ना न्यायपालिका से हमें कुछ मिल रहा, ना कार्यपालिका, ना विधायिका। माना जाता है कि सरकार के 4 अंग होते हैं लोकतंत्र में, वैसे 3 होते हैं। जब ब्रिटिश सरकार थी तो 3 अंग थे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। और लोकतंत्र जो हमारा वर्तमान में, इसमें 4 अंग होते हैं सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। उस समय जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका थी, तीनों से कोई उम्मीदें नहीं थी। जब तीनों ने जम के शोषण किया तो माना जाता है कि भारतीयों ने जो प्रतिक्रिया के रूप में 1857 का विद्रोह किया था। 1857 का विद्रोह आपने सुना होगा, 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह होता है। उसके बाद 1858 में ब्रिटेन की सरकार आती है। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके क्राउन का शासन भारत में समाप्त होता है। जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर को बाहर से फेंक दिया जाता है निकाल के, और वो अंतिम शरण अपनी वहां पे म्यांमार, हमारे पड़ोस में जैसे बर्मा, वहां पे रंगून जगह पे लेते हैं। उसी समय एक शायरी भी सामने आती है। बहादुर शाह जफर कहते हैं कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। कितना बदनसीब है जफर, जिसको 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। मतलब बहादुर शाह जफर ने लिखा था कि मुझे 2 गज जमीन भी दिल्ली में ना नहीं मिली, और मैंने भारत में इतना, मतलब मैं भारत का शासक हूँ फिर भी। खैर ये बात छोड़ो। तो उसी में फिर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। 1857 के बाद फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उन्होंने 1861 के अंदर एक अलग से एक्ट पारित किया। उस एक्ट का नाम है इंडिया हाईकोर्ट अधिनियम। इंडिया हाईकोर्ट एक्ट से नाम से पता चलता है कि भारत के अंदर हाईकोर्ट स्थापना की गई थी। जो जैसे हम वर्तमान में राज्य बोलते हैं, वहां पे उस समय ब्रिटेन हमारे को प्रोविंस के रूप में मानते थे। प्रोविंस, प्रोविंस मतलब प्रांत, प्रांत या प्रोविंस, प्रोविंस। इन सभी प्रांतों के अंदर हाईकोर्ट, हर एक प्रांत का एक हाईकोर्ट हो, इसके लिए 1861 में हाईकोर्ट अधिनियम लेके आए थे। तो जब ये 1861 में हाईकोर्ट अधिनियम लेके आए तो इन्होंने हर राज्य में एक एक हाईकोर्ट स्थापित करने की सोचा। और साथ के अंदर जो शुरू से जो 3 सुप्रीम कोर्ट चल रहे थे, एक कलकत्ता वाला, एक बंबई वाला और एक मद्रास वाला, इन तीनों सुप्रीम कोर्ट को यहाँ से समाप्त कर दिया था। कलकत्ता, मद्रास और बंबई सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे समाप्त कर दिया था। और जो पूरे भारत के अंदर 1861 के एक्ट के तहत हर राज्यों के अंदर अपना अपना हाईकोर्ट काम करता था। और इन हाईकोर्ट की जो फाइनल अथॉरिटी थी वो होती थी लंदन के अंदर सुप्रीम कोर्ट प्रीवी काउंसिल, वहां पे हमारी अपील होती थी, वहीं पे फाइनल जजमेंट सुना जाता था। फिर जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होता है, भारतीयों की प्रतिक्रिया और ज्यादा आती है, भारत में राष्ट्रवाद मैच्योर हो जाता है, पूरी देश की जनता एक हो जाती है। माना जाता है कि गांधी जी ने को सबसे ज्यादा श्रेय माना जाता है कि गांधी जी ने इसके लिए किया। तो फिर 1935 के अंदर एक एक्ट आता है ब्रिटेन के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन 1935 एक्ट के तहत माना जाता है कि भारत में भी एक लंदन की तर्ज पे एक अलग से सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने की बात है, जो भारतीयों की सबसे बड़ी कोर्ट थी। उसका उन्होंने नाम दिया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया काम करती है 1935 के अधिनियम से। और वो जब देश आजाद हो जाता है उसके बाद 1947 में, तब तक भारत में जो भी न्याय व्यवस्था थी उसकी सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी। जैसे ही हम मतलब आजाद होते हैं 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है उसके बाद 28 जनवरी 1950 को, मतलब 2 दिन बाद ही हम अपना सुप्रीम कोर्ट मतलब की स्थापित करते हैं, और जो पूर्णतः भारतीय सुप्रीम कोर्ट था। तो वो सुप्रीम कोर्ट वही है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, और जो वर्तमान में काम भी करता है वो था 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट, जिसको 74 ईयर कंप्लीट हो गए, और अब ये 75th में मतलब स्टार्ट कर गया। तो ये बात घुमा फिरा के बात सिर्फ इतनी है, जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है जो 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था, ये डायरेक्ट नहीं बना था, इसके पीछे भी कारण थे। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट काम करता है, फिर कलकत्ता का मद्रास बंबई हाईकोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। उसके 1861 का हाईकोर्ट अधिनियम आता है, जिससे कलकत्ता मद्रास बंबई के सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दिया जाता है। अलग प्रांतों में अपना अपना हाईकोर्ट होता है। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, फिर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, जो कुल मिला के कहा जा सकता है 27 जनवरी 1950 तक काम करता है। जैसे 28 जनवरी 1950 आता है तो वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, ये अस्तित्व में आता है। ठीक है, ये तो हमारा बात होगी कि कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई जो नई दिल्ली में है।
अब हम देखेंगे भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पार्लियामेंट है, आईएएस है, आईपीएस है, इलेक्शन कमीशन है, बट कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था है, हमें इसकी जरूरत ही क्यों है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इसकी जरूरत इसलिए है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो भारत की जो संविधान है, ठीक है, भारत की संविधान में 3 चीज ऐसी है जिसको माना जाता है भारत का संविधान का दर्शन माना जाता है, फिलोसफी। एक तो है प्रस्तावना, एक है मूल अधिकार, एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, मूल अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। इसको माना जाता है भारतीय संविधान का दर्शन। दर्शन कहने का भाव ये है कि जो भारत के जो संविधान निर्माता थे, भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े लीडर्स थे, उनका सपना था कि भारत का प्रेम्बल, भारत का फंडामेंटल राइट और भारत का जो डीपीएसपी का संविधान का चैप्टर उसको जमीनी स्तर पर लागू करना, जिससे हर भारतीय को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिले और हर आदमी का मूल अधिकार सुनिश्चित हो। तो इस चीज के लिए भारतीय संविधान ने काफी इंस्टीट्यूशंस का गठन किया। उस इंस्टीट्यूशन में कुछ कार्यपालिका के रूप में इंस्टीट्यूशन थी, कुछ जुडिशरी के रूप में थी और कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में थी। कार्यपालिका के रूप में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, आईएएस आईपीएस होता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन है, कैग है, मानवाधिकार आयोग है। वैसे ही विधायिका के रूप में होता है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद। और न्यायपालिका के रूप में होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इससे पता चलता है कि भारतीय संविधान का जो दर्शन है उसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रत्येक संस्था का गठन किया गया। उसी में से एक संस्था है न्यायपालिका। उस न्यायपालिका की जो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है वो होती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो कार्यपालिका का जो हमारे संविधान ने ये बोला है कि जो संविधान के हिसाब से जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका का है, उस कानून को लागू करने का कार्य है, दायित्व है, वो कार्यपालिका का है। ये जो दायित्व दोनों संस्थाएं अपना अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, संविधान की जो मूल भावना के हिसाब से ये दोनों काम हो रहे हैं नहीं हो रहा, इस चीज की जिम्मेदारी है मूलतः सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, मतलब न्यायपालिका की। तो कुल मिला के सार ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ही काम है मेनली, वो है भारतीय संविधान की जो मूल धारणा है, मूल भावना है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसको संविधानवाद भी बोला जाता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी भी बोला जाता है, इसमें यूपीएससी सवाल में, उसको लागू करना, ठीक है। तो भारतीय जो संविधान है उसमें जो अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बन सकता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है, उसकी रिटायरमेंट की एज क्या है, उसकी एंट्री वाले टाइम कितनी एज होनी चाहिए, वो क्या काम कम कर सकता है, उसके वेतन भत्ते कितने होंगे, जज कितने हो सकते हैं, ठीक है, कौन सी भाषा में अपने फैसले सुनाएंगे, ठीक है। ये सब चीज सुप्रीम कोर्ट जो प्रोसीजरल पार्ट है, इस सब चीज का जिक्र भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है, ठीक है। वर्तमान में माना जाता है कुल भारत में 34 जज है सुप्रीम कोर्ट में, 34, एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया, 33 अन्य, और ये संख्या बढ़ाना घटाना हर 34 से 35 करने, 37 करने, 38, ये सब काम है संसद का। संसद चाहे तो इसमें बढ़ा भी सकती है। मान लो 34 सुप्रीम कोर्ट के जज है, मोदी जी चाहे कि देश की जजों की संख्या 50 होनी चाहिए, या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब चाहे कि 50 होने चाहिए, या हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी चाहे कि 50 हो सकते, तो ऐसे ही 50 नहीं हो सकते, उसके लिए संसद में एक कानून के द्वारा ही इसको बढ़ा के 50 किया जा सकता है, ठीक है। अब हम सीधा से आते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो बताने को बहुत कुछ है, मतलब कितना भी बता लो, हर चीज में बहुत, पर जो हम वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की उन चीजों की जिक्र करेंगे जो हमेशा चर्चा में बना रहता है, चर्चा में बना रहता है। वो जो मुद्दे हैं जो यूपीएससी किसी भी राज्य की सिविल सर्विस की जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है स्टेट की, उसके एग्जाम के लिए जो सिविल सर्विस के एग्जाम है उसके लिए जो मुद्दे है, इश्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो सब हम उसके अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि भारतीय जो संविधान है, इस संविधान जब हमारा संविधान लागू हुआ, अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950, उससे लेके माना जाता है कि जो 1950 से लेके 1973 का समय, 1973 के समय तक भारतीय संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश प्राय उसी व्यक्ति को बनाया जाता था जो सबसे सीनियर जज होता था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज ही माना जाता था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता है, ठीक है। किंतु 1973 और 1977 में इस नियम का उल्लंघन कर दिया गया। तो इस पर
1973 में माना जाता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे एएन रे, 1970 में बने थे जस्टिस बेग। इन दोनों मुख्य न्यायाधीशों को ये तब भी बना दिया गया था जब ये सीनियर मोस्ट जज नहीं थे। तो इसलिए ये मुद्दा इसलिए चर्चा में है क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी 1973 में एएन रे को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना रही थी, विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि जो एएन रे है ये कांग्रेसी विचारधारा से है और ये एक प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना होके कांग्रेस के कार्यकर्ता के जैसे काम कर रहे हैं, कांग्रेस वर्कर के रूप में। तो इसलिए ये काफी मुद्दा में था। तो हमारे को पता आना चाहिए, संविधान में कोई फिक्स रूल नहीं है कि कौन होगा, बस संविधान में क्वालिफिकेशन की कुछ योग्यताएं दी गई, क्वालिफिकेशन के आधार पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। परंपरा के हिसाब से माना जाता है कि मोस्ट सीनियर को बनाया जाता था। फिर इंदिरा गांधी जी के टाइम में एएन रे को जब ये बनाया गया तो काफी मुद्दा चर्चा में आया था। और इससे पहले भी माना जाता है कि पतंजलि शास्त्री को भी मोस्ट सीनियर के आधार पे मतलब इसको ओवरराइड करते हुए नेहरू जी बनाना चाह रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हालांकि उस समय नेहरू जी फिर बना नहीं पाए थे। फिर एएन रे को जब बनाया गया तो माना जाता है कि इसका नियम का उल्लंघन हो गया था। दूसरा, हमें यह पता होना चाहिए कि जो 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था सेकंड जजेस केस, जैसे 3 फैसले थे, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे। तो सेकंड जजेस केस के बाद माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को दिशा निर्देश दिए थे कि आगे से जो हो गया सो हो गया, पर 1993 से वापस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होगा। जैसे कि 1950 से 73 से होता था, वही 93 के बाद से लागू होगा। और माना जाता है कि 1993 से लेके वर्तमान 2023-24 तक इस नियम को फॉलो किया जा रहा है। आज भी हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सबसे मोस्ट सीनियर जज होते हैं, जैसे वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। फिर ऐसे ही भारत में जैसे कि फर्स्ट जजेस केस आया 1982, सेकंड जजेस केस आया 1993, थर्ड जजेस केस आया 1998। ये 3 जज इसलिए बता रहा हूँ, 3 इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि देखो अभी तक क्या हो रहा था, माना जाता है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था, किंतु जब फर्स्ट जजेस केस आया, सेकंड जजेस केस आया, थर्ड जजेस केस आया, 1998 में, 1998 से लेके वर्तमान तक आज टिल 2024 तक माना जाता है कि चीफ जजों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करता। व्यवहार में जजों की नियुक्ति जजों द्वारा की जाती है। जजों की नियुक्ति जजों द्वारा करने को बोला जाता है कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था 1998 से शुरू हुई और जो आज भी चलती है। इस कॉलेजियम व्यवस्था काफी चर्चा में रहती है। कॉलेजियम व्यवस्था इसलिए चर्चा में रहती है क्योंकि इसके अंदर जजों की नियुक्ति जज ही करते हैं। और लोकतंत्र के अंदर हमेशा माना जाता है कि शक्ति का पृथक्करण का नियम होना चाहिए, जैसा कि फ्रांस के विचारक मोंटेस्क्यू ने बोला था। और हमारे अनुच्छेद 50 में डीपीएसपी में माना गया कि हमेशा शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्ति अपने चेक एंड बैलेंस में करना चाहिए ताकि कोई भी तानाशाही ना कर पाए। किंतु वर्तमान में भारत में जो जजों की नियुक्ति होती है ये जजों द्वारा की जाती है, कॉलेजियम द्वारा की जाती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं माना जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन हो रहा है, किंतु वर्तमान में भारत में ऐसा चल रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये शुरुआत से नहीं चला था। शुरू में हमारे जजों की नियुक्ति कार्यपालिका राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, किंतु फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस का जो कंबाइंड व्याख्या है उसके बाद 1998 में थर्ड जजेस केस आया था। उसके बाद माना जाता है कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसके पीछे भी एक तर्क दिया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसका तर्क ये है कि जब 1947 से लेके मतलब फर्स्ट इलेक्शन 1952 में हुआ था, 1984 तक जितने भी इलेक्शन थे इसमें जो भी सरकार, मेनली तो कांग्रेस आई थी 3 साल जनता पार्टी को छोड़ के, पूर्ण बहुमत से सरकार में आती थी। 1984 के बाद पहली बार हुआ है 1979 से लेके 2009 के जितने भी चुनाव हुए हैं, मतलब 2014 में वापस मोदी जी को पूर्ण बहुमत आया, तब तक 30 साल तक देश के अंदर गठबंधन सरकार थी। गठबंधन सरकार का तो सरकार कमजोर थी। जैसी सरकार कमजोर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर बढ़ा ली और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम व्यवस्था को लागू करने लगे। सार ये है कि सरकार के कमजोर होते ही सुप्रीम कोर्ट मजबूत होगी, ठीक है। और वर्तमान में जो मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में पहली बार, इन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही, कॉलेजियम व्यवस्था को अलग करने की बात की और देश में मूलतः संविधान का जो स्पिरिट है, जो हमारा संविधानवाद है, ये शक्ति के पृथक्करण को लागू करने के लिए इन्होंने 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी पास किया गया, 99th, और उसमें कहा गया कि
जजों की नियुक्ति नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन द्वारा की जाएगी, मतलब कॉलेजियम द्वारा नहीं की जाएगी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक ऐसा आयोग था, इसमें 5-6 लोग थे, कुछ सरकार के थे, कुछ कोर्ट के थे। तो मोदी जी ने कहा कि कोर्ट और सरकार मिलकर ऐसा कर लेगी, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इनवैलिड घोषित कर दिया और कहा कि ये भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे हमला है, हम जजों की नियुक्ति खुद ही करेंगे। यदि इसके अंदर सरकार के व्यक्ति आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जज पॉलिटाइज, जजों का राजनीतिकरण हो सकता है और जज भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आज भी फिर ये मोदी जी वाला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लागू नहीं हो पाया और आज भी कॉलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, फिर है भारतीय संविधान में जजों की आयु सीमा। भारतीय संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि जज की मिनिमम एज कितनी होगी। मिनिमम एज का कहीं भी जिक्र नहीं है। बस ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी जो मैक्सिमम आयु सीमा है, मैक्सिमम वो होनी चाहिए 65 वर्ष। मिनिमम का कहीं भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा मुद्दा में रहता है, कई बार मान लो जज है, जज की नियुक्ति हुई, उसकी समझ की 64 साल 64.5 साल ले जाए, 5-6 महीने बाद वो रिटायर हो जाएगा, उससे क्या वो बड़े सुधार सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायपालिका में नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि जब 65 साल पर रिटायरमेंट हो जाता है तो भारतीय संविधान में कहीं भी कुछ नहीं लिखा कि 65 साल के बाद वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सिर्फ ये लिखा है कि वो कोर्टों में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और वर्तमान में क्या हुआ, जब राम मंदिर का फैसला आया तो 5 जजों की बेंच में से 2 जज थे, एक का नाम था रंजन गोगोई, एक का नाम था रंजन गोगोई, एक का था अब्दुल नजीर। अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया जाता है राम मंदिर के फैसले के बाद, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई साहब, उनको राज्यसभा का सदस्य बीजेपी द्वारा नॉमिनेट कर दिया जाता है। इससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, जो न्याय का विचार है, उस पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों पे क्वेश्चन, आलोचक उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आलोचक ये लगाते हैं कि जब कोई जज रिटायरमेंट होने वाला है तो वो कई बार इस वजह से भी फैसला दे सकता है सरकार के फेवर में कि उसको हो सकता है कि जैसे ही वो रिटायर होगा तो उसको कोई अच्छा पद मिल जाएगा। तो ये है, तो इसके लिए ऐसा माना जाता है एक्सपर्ट लोगों द्वारा कि इसके लिए भारतीय संविधान में कूलिंग ऑफ पीरियड की व्यवस्था होनी चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब है कि 65 साल पे रिटायरमेंट हो गया, 2 साल 4 साल 5 साल ऐसा एज होना चाहिए कि तब तक वो सरकार का कोई भी पद नहीं ले सकता, उसके बाद पुण्य पद ले सकता है। हमारे संविधान में ऐसा कूलिंग ऑफ पीरियड का कोई भी क्लोज नहीं है। तो ये भी एक मुद्दा बना है। एक है भारतीय संविधान को हटाने का तरीका। हटाने के लिए 1968 के अंदर एक कानून बना था, द जजेज इंक्वायरी एक्ट। जजेज इंक्वायरी एक्ट का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी का मतलब कदाचार, वो देखा जाता है वो कदाचार मतलब काम करने के योग्य है या असमर्थ हो जाते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज यदि कदाचार होते हैं, अच्छे से काम नहीं करते, उनका आचरण अच्छा नहीं है, या वो काम करने के असमर्थ हो जाते हैं या अयोग्य हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को पार्लियामेंट हटा सकती है। हालांकि आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजों को आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट द्वारा हटाया गया और महाभियोग से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज है, वी रामास्वामी जी और दीपक मिश्रा जी, इनके ऊपर माना जाता है कि सरकार ने महाभियोग लगाने की कोशिश की पर किंतु व्यवहार में लागू हो नहीं पाया। तो ये भी एक मुद्दा है। एक मुद्दा है मास्टर ऑफ रोस्टर। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जैसे कि वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ साहब है, इनके पास एक विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी मामला आएगा किसी भी मैटर से, तो ये मामला कौन सी बेंच को दिया जाएगा, ये माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका विशेषाधिकार होता है, प्रिविलेज होता है। तो ये भी एक मुद्दा इसलिए बन जाता है। कई बार आलोचक ये कहते हैं, आलोचकों का ये मानना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी खास विचारधारा से जुड़ा हुआ है या कोई भी निष्पक्षता इसकी डाउट्स में है, तो ये बेंच अपने मनपसंद व्यक्तियों को भी सुनाई के लिए दे सकता है और मामले को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये मास्टर ऑफ रोस्टर। और दूसरा भाषाई विवाद। कल भी जैसे मोदी जी ने इसका 75वें पे जब एड्रेस किया था पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बड़े बड़े जज वकील आए हुए थे, और उससे पहले भी भारत के राष्ट्रपति हो द्रौपदी मुर्मू जी हो या पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब हो या उपराष्ट्रपति हो वर्तमान के जगदीप धनखड़ साहब और पीछे वाले वेंकैया नायडू और मोदी जी, इन पांचों ने हमेशा जितनी भी कॉन्फ्रेंस और भारत के वर्तमान और पिछले 10 सालों के जितने भी कानून मंत्री इन्होंने सभी ने एक बात ये कही है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी फैसला सुनाता है तो वो सुनाता है इंग्लिश भाषा में,
इसका पीछे कारण है क्योंकि संविधान का जो आर्टिकल 343 से 351 में ये दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी अनुवाद इंग्लिश में ही करेगा, लेकिन उसमें यह भी दिया हुआ है कि पार्लियामेंट चाहे तो अनुवाद को किसी अन्य भाषा में करवा सकता है। तो मोदी जी ने कल ये बोला था कि कोशिश करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि जो अपने फैसले सुनाते हैं, कोई भी वर्डिक्ट देते हैं, तो उनको इंग्लिश के साथ साथ मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद करना चाहिए। जैसे मान लो कोई फैसला तो राजस्थान का आदमी उसको राजस्थान में पढ़ ले, पंजाब का व्यक्ति है, पंजाब के नागरिक है, पंजाबी भाषा में उसके पढ़ लो, हरियाणा का आदमी हरियाणा की भाषा में, यूपी का आदमी यूपी की भाषा में, यदि अपनी अपनी भाषा में पढ़ लेगा तो न्याय के प्रति जो जजमेंट है, न्याय का पूरे सार को एक आम भारतीय अच्छे से समझ सकता है और उसका न्यायपालिका में इसके साथ के साथ न्यायपालिका में इसका भरोसा भी बढ़ जाएगा और इससे न्याय क्या होगा, ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ जस्टिस की अवधारणा को हम लागू कर सकते हैं। ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ जस्टिस, ठीक है। फिर है नेपोटिज्म, और ये सुप्रीम कोर्ट पे हमेशा से आरोप लगता रहा है, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई भतीजावाद, जातिवाद बहुत मैटर करता है। या में कुछ ही लोगों का आजादी का 75 सालों से कब्जा है, जैसा कि डी वाई चंद्रचूड़ साहब है, इनके फादर खुद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हुए हैं। इससे कुछ लोगों का मानना है कि हर समुदाय के, जैसे कास्ट है, रिलीजन है, रीजन्स है, लैंग्वेज है, एथनिक कोई भी है, हर विविधता, डाइवर्सिटी नहीं है, कहने का मतलब ये है डाइवर्सिटी इन जजों के अंदर नहीं है। जो मूलतः भारत के जो सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो भारतीय प्रेमबल में भी दिया है, सामाजिक आर्थिक राजनीति ने जो रूस की क्रांति से प्रभावित है, ये कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस के विरुद्ध है। हम देखेंगे महिलाओं की संख्या बहुत कम है, महिलाएं अल्पसंख्यक की बहुत है, कम है, ठीक है। कास्ट जो हमारा देखें SC ST OBC, इनकी संख्या बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये सोशल जस्टिस के खिलाफ है। और अंत में एक मुद्दा ये तकनीक का, तकनीक इन द सेंस ऐसे कि आज के दिन आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, इसमें बहुत सारे केस पेंडिंग है, बहुत सारे केस पेंडिंग है। और ये लगता नहीं 100-200 जो वर्तमान की केस सॉर्ट आउट करने की रेट है, उस रेट पे 100-200-500 साल में ये जाके समाधान होगा। राम मंदिर का फैसला देख लो, 550 साल लगे। तो इसलिए तो कोर्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे जैसे ई कोर्ट की स्थापना कर दी, ई असेसमेंट की स्थापना कर दी, ई हियरिंग कर दी, ठीक है। और दूसरा जो हमारे वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट की हियरिंग है, वो सब ऑनलाइन, इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से यदि हम करते हैं तो कहीं ना कहीं न्याय थोड़ा आसान भी हो जाएगा और थोड़ा सा सस्ता भी हो जाएगा। कुल मिला के सार ये है, हमने सुप्रीम कोर्ट की या न्यायपालिका के उन विषयों पे आज हमने चर्चा करने की कोशिश की है जिसपे वर्तमान में काफी पिछले 10-15 सालों से सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, जो हमेशा चर्चा परिचर्चा में बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब चीज अच्छी पसंद आई होगी। यदि ये पसंद आई है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही साथ यदि आपका कोई भी यूपीएससी पीसीएस का कोई भी मुद्दा है किसी भी विषय से, तो आज हमेशा मतलब हमारी टीम हमेशा आपके साथ खड़ी है। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, पूरी आईएमए टीम आपके साथ है, या फिर आईएमए के मतलब की जो टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमें बता सकते हैं, और या फिर क्लासरूम में भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।